अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं लाउंज में बैठी हुई थी और अपनी सास से बातें कर रही थी, लेकिन मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, मगर कौन? वो शख्स मुझे नजर नहीं आया था। मैंने चारों जानब निगाह घुमाई थी, लेकिन लाउंज में कोई नहीं था। मुझे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। यकदम मेरी निगाह सीढ़ियों के पास खड़े मेरे देवर पर गई थी। वो मुझे यकटिक देखता जा रहा था। मैं परेशान हो गई थी और गड़बड़ा कर बावर्ची खाने में चली गई थी। उसका इस तरह से मुझे देखना मुझे बहुत अजीब लगा था। मैं किचन में आकर अपनी सांस को हमवार करने लगी थी और फौरन ही पानी का गिलास गटागट अपने हलक में उंडेल लिया था। मैं अभी पलटती, इससे पहले ही मेरा देवर वसीम किचन में दाखिल हुआ था और मुझे देखते हुए यकदम बोला था, भाभी क्या कर रही हैं आप? मेरा पूरा वजूद कपकपा उठा था। मैं जो अपनी ही धुन में थी, उसकी आवाज़ सुनकर बुरी तरह से घबरा गई थी। वो मुझे डरते हुए देख मेरे करीब आया था और मुस्कुराते हुए बोला था, क्या हो गया भाभी? आप इस तरह क्यों कर रही हैं? ऐसा लगता है जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। वो मज़ाहिया अंदाज में बोला था, जबकि मैं फौरन ही गड़बड़ा कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन इन 2 हफ्ते के दरमियान मैंने अपने वजूद पर अपने देवर की निगाहें अच्छी महसूस नहीं की थीं। मेरा ससुराल भरा हुआ था। घर में सास, ससुर, 2 देवर सब मौजूद थे, मगर उसके बावजूद मेरा ये देवर बिल्कुल भी अपनी हरकत से बाज नहीं आता था। मेरा दिल था कि मैं अपने शौहर से इस हवाले से ज़िक्र करूँ। लेकिन फिर मैं यही सोचती थी कि अगर इन्हें मेरी बात बुरी लग गई तो मसला हो जाएगा। वैसे भी मेरे शौहर थोड़े सख्त तबीयत के इंसान थे। उन्हें अपनी फैमिली सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। इस 2 हफ्ते के दरमियान उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई थी, अगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी शिकायत मिली तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मैं अपने ख़ानदान से बहुत प्यार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बीवी, बच्चे भी मेरे ख़ानदान से प्यार करें। जबकि मैं खामोश थी, भला मैं क्या बोल सकती थी? मैं बहुत ही मासूम तबीयत की लड़की थी। मुझ में ज़्यादा चालाकी नहीं थी। जो मेरे शौहर ने कह दिया, वो मेरे लिए हरफ़े आखिर था। कमरे में आकर मुझे अजीब घुटन होने लगी थी और मैं शीशे के पास आकर खड़ी हो गई थी। मेरे शौहर के आने का वक्त होने वाला था, इसीलिए तमाम सोचों को झटक कर अपने कपड़े वगैरह तब्दील करने लगी थी। मैंने लाल रंग का जोड़ा इंतखाब किया था और नई नई शादी हुई थी, तो मैं रोज़ाना ही नया लिबास पहन लिया करती थी। मैंने नया जोड़ा ज़ेब तन करके अपने बालों को संवारा था और मेकअप करके कमरे से बाहर आ गई थी। सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था क्योंकि मेरे शौहर को ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। मैं नीचे आई तो मेरे शौहर ऑफिस से हारे हुए लाउंज में ही बैठे थे। मैंने फौरन उनके आगे पानी किया था। वो मुझे एक नज़र देखकर पूरा पानी अपने हलक में उंडेल गए थे और खामोशी से कमरे में चले गए थे। आज उनका रवैया थोड़ा अजीब था। मुझे थोड़ी घबराहट हुई थी, कहीं उनको मेरा ये लिबास पहनना बुरा तो नहीं लगा, मगर मैं तो रोज़ ही इस तरह तैयार होती थी। फिलहाल मैंने फ़ौरन उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया था। पहले हफ़्ते ही मेरी सास ने मेरा हाथ खीर में डलवा दिया था, इसलिए घर की ज़िम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। मेरे शौहर घर के बड़े बेटे थे, इस हिसाब से मैं बड़ी बहू थी। मेरी सास का कहना था कि मेरे बाद तुम्हें ही इस घर को लेकर चलना है, इसीलिए अभी से तमाम ज़िम्मेदारियाँ सँभाल लो, और मैंने भी उफ़ नहीं किया था। वो मेरे लिए मेरी माँ के बराबर थीं। उनकी बात को मैं हरफ़े आखिर मानती थी। मैं खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मेरे पति शर्ट उतारकर बैठे हुए थे। मैंने एक तायराना निगाह उनके वजूद पर डाली और खाना उनके पास रखते हुए बोली थी, आप खाना तनावुल कर लें, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। जब उन्होंने अचानक मेरी कलाई को थाम लिया और यकदम मुझे अपने ऊपर खींचा था और मेरी कमर के गिर्द हाथ लपेटे थे और मेरी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में बोले थे, शमीम आज के बाद तुम ये रंग नहीं पहनोगी, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है और आइंदा के बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर ये मसनूई खूबसूरती भी ना देखूं।
मुझे तुम्हारा चेहरा धुला हुआ ही चाहिए। मैं उनके अजीब से रवैये पर हैरान हो गई थी। मैं फौरन ही सर इस बात में हिलाकर उनसे पीछे होने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि उनकी उंगलियां मेरी कमर में धंस रही थीं। अचानक उन्होंने मुझे मज़ीद करीब किया था और मेरी आंखों में झांकते हुए बोले थे, मेरी ये बातें अपने ज़हन में बिठा लो। अगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। ये कहते ही वो मेरे वजूद से दूर हुए थे और बाथरूम चले गए थे। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी थी। उनका ये रवैया मुझे बहुत अजीब लगा था। इस 2 हफ्ते के दरमियान उन्होंने पहली बार मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था। मेरी आंखों से टप-टप आंसू बहने लगे थे। मैंने फ़ौरन खड़े होकर अपना मेकअप साफ़ कर लिया था, बाल जूड़े की शक्ल में बांध लिए थे और फ़ौरन ही लिबास भी तब्दील कर लिया था। अगर मेरे शौहर को ये सब पसंद नहीं था, तो मैं करने का इरादा भी नहीं रखती थी, क्योंकि ये सब मैं अपने शौहर को ही दिखाने के लिए करती आई थी। कपड़े वगैरह तब्दील करके मैं ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो मेरे शौहर भी नहाकर बिस्तर पर ही बैठे हुए थे। मुझे देखकर वो धीमा सा मुस्कुराए थे और मुझे अपने पास आने का इशारा करने लगे थे। मैं डरते डरते उनके पास चली गई थी। उन्होंने मुझे अपने करीब ही बिठा लिया था और अपने हाथ से खाना खिलाते हुए बोले थे, अगर तुम इस तरह ही मेरी बात मानती रहोगी तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वरना तुम जानती हो कि अगर एक मर्द को गुस्सा आ जाए तो वो किसी कीमत पर भी अपना गुस्सा काबू नहीं रख पाता। जबकि मैं खामोश थी। मुझे ये बातें बहुत बुरी लगती थीं। मैं शादी से पहले उन मर्दों को बहुत बुरा कहती थी जो औरत और मर्द के दरमियान फ़र्क करते थे। हाँ, ये बात हकीकत है कि औरत और मर्द के दरमियान फ़र्क होता है, लेकिन जो मर्द बेवजह औरत पर अपनी मर्दानगी दिखाकर अपने आप को बरतर साबित करवाते थे, वो मुझे सख्त जहर लगते थे। मगर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो मुझसे पूरे दिन की रुदात पूछ रहे थे और मैं खामोशी से सर झुकाए उनके हर सवाल का जवाब दे रही थी। यकदम उन्होंने मेरे बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया था और मज़ीद मुझे अपने करीब करते हुए सर्द लहजे में बोले थे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। उनका लहजा आग बरसाता हुआ था, जबकि मेरा पूरा वजूद लरज़ उठा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इन्हें अचानक से क्या हुआ है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने खाने की ट्रे को ज़मीन पर फेंक दिया था और कमरे से निकलते चले गए थे। मैं पीछे उनके भागी थी, इन्हें आवाज़ दी थी, लेकिन वो घर से ही चले गए थे। मैं हैरत के समंदर में गोताज़न थी कि अचानक से इन्हें क्या हो गया है। अभी तो वो बिल्कुल ठीक थे, मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, मगर अब अचानक से ये सब क्या है? हाँ, मुझे बुरा लगा था, इसीलिए मैं उनसे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उनका ये रवैया भी मेरी समझ से बाहर था। 2 हफ्ते बाद उन्हें अचानक क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मुझे बहुत नाजो नाम से पाला था। मैंने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी और कमरे में आ गई थी। पूरा खाना जमीन पर बिखर गया था। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे और मैं जल्दी जल्दी सब चीज़ें साफ करने में लग गई थी। ट्रे में सब बर्तन रखकर मैं नीचे आई तो किचन में मेरा देवर खड़ा चाय बना रहा था। मैं उसको मुकम्मल नज़रअंदाज करके बर्तन वहीं रख चुकी थी। सुबह भी मुझे ही बर्तन धोने थे, इसीलिए मैंने वहीं खड़े होकर बर्तन धोने के बारे में सोचा। मगर मेरी हालत इस कदर अजीब हो रही थी कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वहीं ठहर जाती। इसीलिए खामोशी से अपने कमरे की तरफ आने लगी थी। मगर अचानक ही मेरे देवर ने मेरा रास्ता रोक लिया था। मैं यकदम गड़बड़ा कर 2 कदम पीछे हुई थी और सवालिया निगाहों से अपने देवर को देखने लगी थी। वो मुझे देखते हुए बोला था, वैसे भाभी, आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? भाई बहुत गुस्से में गए हैं। वैसे आपको पता है, अगर भाई को गुस्सा आ जाए तो वो किसी की नहीं सुनते। इसलिए कोई भी गलती करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। मैं उसके बराबर से निकलना चाहती थी जब अचानक उसने मेरी कलाई को थाम लिया था और मुझे देखते हुए अजीब अंदाज में बोला था, अगर भाई आप पर गुस्सा करें तो मेरा कंधा आपके लिए हमेशा मुयस्सर रहेगा। आप मेरे कंधे पर सर रखकर रो सकती हैं। वो मज़ीद कुछ कहता, उससे पहले ही मैंने उससे अपनी कलाई छुड़ा ली थी
और इसकी तरफ देखते हुए रोते हुए बोली थी, अपनी हद में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर मैं ठहरी नहीं थी, बल्कि खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू भल भल बह रहे थे। मेरा हाल बेहाल हो गया था। मैं खिड़की के पास आकर बैठ गई थी और आसमान को देखने लगी थी। मुझे आज अपने माँ बाप बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे। एक तरफ मेरा शौहर मुझसे इतनी बदतमीजी करके गया था और दूसरी तरफ उसका भाई किस अंदाज में मुझसे बात कर रहा था। ये बात हकीकत है। जब शौहर आपको इज्जत नहीं देता तो कोई भी शख्स आपके साथ इसी तरह बदतमीजी करने से नहीं डरता। ससुराल में औरत की इज्जत उसके अपने शौहर से ही होती है, मगर मेरी इज्जत मेरे शौहर ने दो कौड़ी की करके रख दी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था और मैं 2 घंटे बाद बिस्तर में दुबक कर सोने के लिए लेट गई थी। मैंने तमाम बातों को भुला दिया था। मैंने सोच लिया था कि सुबह सवेरे जाग कर अपने शौहर से माफ़ी मांग लूंगी। रात कतरा कतरा करके पिघलती जा रही थी। मैं कब गहरी नींद में गई मुझे कुछ इल्म नहीं था। रात के तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे अपने वजूद के पास कोई और वजूद भी महसूस हुआ था। मैंने आंखें खोलकर देखी तो हर तरफ सन्नाटे का बसेरा था। कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरे शौहर की आदत में शुमार था, जब से हम दोनों की शादी हुई थी, मेरे शौहर जब भी मेरे करीब आते थे तो कमरे में अंधेरा हो रहा होता था। वो मेरे कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज में बोले थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुमसे ज़्यादा ही बदतमीजी कर गया था, लेकिन स्वीट हार्ट, तुम भी तो मुझे गुस्सा दिला देती हो। ये कहते ही वो मुझ पर झुकने लगे थे। न जाने क्यों मुझे उनकी आवाज़ थोड़ी मुख्तलिफ लगी थी। ऐसा लगा था जिससे इनके पास से कोई अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे शराब की बदबू। मैंने फौरन अपना सर झटक दिया था। मुझे यकीन था कि मेरे शौहर शराब नहीं पीते, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझ पर कैसी हकीकत आश्कार होने वाली है। वो धीरे धीरे मेरे करीब आते जा रहे थे। उन्होंने मुझसे आज अपना हक वसूल कर लिया था और मैं भी इन्हें राज़ी करने के लिए खामोश ही रही थी। मगर मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर जब मेरे करीब आए तो कमरे में अंधेरा ना हो, बल्कि उजाला हो। मगर मैंने जब भी अपने शौहर से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी तो वो मुझे डांट दिया करते थे कि ये सब चीज़ें अंधेरे में ही अच्छी लगती हैं, रोशनी में बहुत मायूब लगती हैं। और मैं अपने शौहर की बात सुनकर खामोश हो जाती थी। ये कोई लव मैरिज नहीं थी जो मैं अपने शौहर से झगड़ा करती या फिर बेवजह की बात का बुरा मनाती। ये एक अरेंज मैरिज थी जिसमें मुझे ही समझौता करना था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मैंने करवट मोड़ कर देखी तो मेरे शौहर मेरे बराबर में ही सोए हुए थे। मेरे लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई थी। कल रात का उनका रवैया याद करके एक पल के लिए मुझे दुख भी हुआ था, लेकिन मैं तमाम चीज़ों को भुलाकर उनके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मेरे शौहर के अलावा मेरे 2 देवर भी थे जो जल्दी काम पर जाते थे। फिर ससुर के लिए भी नाश्ता तैयार करना होता था। सास थोड़ी देर से उठती थी, मगर उनके लिए भी मैं पहले ही नया नाश्ता तैयार कर देती थी। मैं जल्दी से वॉशरूम गई थी, अपना आप संवारा था और नीचे चली गई थी। मैंने जल्दी जल्दी घर वालों के लिए नाश्ता तैयार किया था। मुझे ये सब करते हुए तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लग गया था। 1.5 घंटे बाद जब मैं कमरे में वापस आई तो मेरे शौहर नहाने के लिए वॉशरूम गए हुए थे। मैंने एक निगाह वॉशरूम के दरवाजे पर डाली थी और कमरे का फैलावा समेटने लगी थी। कमरा समेट कर मैं नीचे आ गई थी और ससुर के कमरे में उन्हें नाश्ता देने के लिए चली गई थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। वो बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान थे। उनके सामने मैं बहुत अदब से रहती थी और बहुत ही सलीका से बात करती थी। न जाने क्यों उन्हें देखकर मेरी एहतराम से आंखें खुद ही झुक जाया करती थीं। मैंने करीब जाकर उन्हें बहुत शाइस्तगी से सलाम किया था और उनके आगे नाश्ता रखते हुए बोली थी, अब्बू नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाएगा। आप फिर दवाई लाजमी वक्त से ले लीजिएगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था और खामोशी से बोले थे, अल्लाह तुम्हें नेक साले औलाद दे, तुम्हें भी तुम्हारी जैसी बेटी दे जो तुम्हारी इसी तरह खिदमत कर सके। उनकी दुआ सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी
और मैं दिल ही दिल में आमीन बोलकर कमरे से बाहर आ गई थी। अब मेरा रुख अपने बड़े देवर के कमरे की तरफ था। इस इंसान से मुझे पहले दिन से ही अजीब सा खौफ महसूस होता था। उसकी आंखें मुझे बहुत बुरी लगती थीं। वो मुझे देखता नहीं था बल्कि घूरता था। यही वजह थी कि मैं एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो जाती थी। मैंने खामोशी से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। पहली दस्तक पर ही दरवाज़ा खोल दिया गया था। वो सामने बिना शर्ट के खड़ा था। मैंने फौरन ही शर्म से आंखें झुका ली थी और उसके आगे नाश्ता कर दिया था। मगर वो फौरन बोला था, वहां जाकर बिस्तर पर रख दें। मेरे हाथ में क्या दे रही हैं? उसका अंदाज बहुत अजीब था। मैंने खामोशी से एक निगाह उस पर डाली थी और जल्दी से उसके कमरे में दाखिल हो गई थी। नाश्ता बिस्तर पर रख कर मैं जैसे ही मुड़ी तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मेरी समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी होने लगी थी। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही वो कदम ब कदम चलता हुआ मेरे करीब आया था। मैं कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे ये आदमी मेरे साथ अब कुछ बुरा करेगा। मैंने डर कर आंखें बंद कर ली थीं, मगर वो मेरे बराबर से गुजर गया था। मैंने आंखें खोली तो वो बिस्तर पर बैठा हुआ मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट थी। मैं फौरन इसके कमरे से बाहर आ गई थी। मेरा सांस धुंकने की मानद चल रहा था। उस शख्स से मुझे हमेशा खिफ़्फ़त महसूस होती थी। दिल चाहता था कि इस आदमी का मैं अपने हाथों से गला घोंट दूं, लेकिन ये मेरे बस से बाहर था। मैंने दोबारा नाश्ता की ट्रे सजाई थी और अंदर अपने छोटे देवर के कमरे की तरफ चली गई थी। ये इंसान बिल्कुल मेरे ससुर की तरह से था। अभी भी उसने शलवार कमीज जेब-तन की हुई थी और काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने जैसे ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो उजलत भरी आवाज़ अंदर से आई थी, आ जाएं, दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं उसे सलाम करके नाश्ता उसके बिस्तर पर रख चुकी थी, जबकि वो एहतराम से बोला था, भाभी बहुत शुक्रिया आपका। आपकी वजह से अम्मी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर होने लगी है। आप बहुत अच्छी खातून हैं। अल्लाह आपको बहुत अच्छी औलाद से नवाजेगा। उसने भी बिल्कुल अपने बाप की तरह मुझे औलाद की दुआ दी थी और मैं धीमा सा मुस्कुराकर कमरे से बाहर आ गई थी। अब मैंने फ़ौरन अपने शौहर के लिए नाश्ता तैयार कर लिया था और उनके लिए मेज़ पर ही सजाकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर नीचे आ गए थे। मैंने जल्दी-जल्दी इन्हें नाश्ता सर्व किया था, लेकिन उनके चेहरे पर कल रात वाला ही सर्दपन था। मैं समझी थी कि सुबह उठने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कल रात हम दोनों के दरमियान जो हो चुका था, उसके बाद इस तरह से रद्द अमल देना अच्छी बात नहीं थी। मैंने डरते-डरते अपने शौहर के हाथ पर अपना हाथ रखा था और मध्यम लहजे में बोली थी, कासिम, आप क्या मुझसे अभी भी नाराज़ हैं? मैं मज़ीद कुछ कहती, उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया था और नाश्ते की ट्रे आगे करके सीधा घर से निकल गए थे। मैं हैरत के समंदर में गोताज़न थी कि इन्हें क्या हो गया है। कल रात को तो ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। इनकी सरगोशी मुझे याद थी। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी और अब उनका रवैया देखकर मैं सही मानों में उलझ गई थी। उनको देखकर ऐसा गुमान हो रहा था जैसे उन्हें कल रात का कुछ भी याद ही न हो। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मैं पूरा दिन इसी कश्मकश में रही थी कि हुआ क्या है, वो मुझसे इस तरह रवैया क्यों रख रहे हैं। मैंने सोच लिया था कि अगर आज हम दोनों के दरमियान कोई बातचीत बहाल ना हुई तो मैं अपने शौहर से ये सवाल कर ही लूँगी कि आखिर वो चाहते क्या हैं। मैं कितना तो इनके लिए कर रही थी, अब मैं और क्या करूं? अपना आप मैंने उनके लिए ख़त्म कर लिया था, मगर उन्हें मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं हो रही थी। इस घर में वाहिद मेरे शौहर और उनका छोटा भाई ही अजीब थे। इसके अलावा मेरी सास, ससुर और मेरा एक छोटा देवर बहुत अच्छे थे। रात के साए जैसे ही ढले तो मेरे शौहर घर वापस आ गए थे, लेकिन अब उनका मूड काफ़ी खुशगवार था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बातचीत की थी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले गए थे। आज हफ्ता की रात थी तो सब घर वाले एक साथ ही खाना तनावल कर रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी तमाम लजीज पकवान मेज़ पर सजा दिए थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही सब ने मेज़ पर आ जाना था।
मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक थोड़ी देर बाद ही मेरे शौहर, देवर और मेरे सास-ससुर आ गए थे। मैंने सबको खाना सर्व किया था और साथ ही बैठ गई थी। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया था। मैंने शुक्र अदा किया था कि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बेहतर हो गया है। मेरी शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसीलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मुझे लगा था कि आज मेरे शौहर मेरे साथ ताल्लुकात लाज़मी कायम करेंगे, क्योंकि सुबह इतवार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कमरे में गए थे और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गए थे। मैं उनके साथ कुछ देर बाद आज बातचीत करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम देना ज़रूरी नहीं समझा था। फिलहाल मैंने अपना सर झटक दिया था। मैं खामोशी से उनके बराबर ही नीम दराज हो गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, मगर आधी रात के वक्त अचानक ही मुझे अपने शौहर का हाथ अपने पेट पर लिपटता हुआ महसूस हुआ था। क्या मेरे शौहर मेरे करीब आना चाहते थे? लेकिन रात को तो वो गहरी नींद सो गए थे। मैंने आंखें खोलकर देखी तो हमेशा की तरह कमरे में अंधेरा हो रहा था और मेरे शौहर अपने अमल में मसरूफ थे। मैं भी खामोश हो गई थी। वो रात भी कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी और मेरे शौहर ने अपना हक आज भी मुझसे वसूल कर लिया था। सुबह मेरी आंख खुली तो वो मेरे बराबर में ही गहरी नींद सो रहे थे। मैंने एक मुस्कुराती निगाह उनके वजूद पर डाली थी और वॉशरूम चली गई थी। नहा धोकर मैं बाहर आई तो अभी तक वो गहरी नींद में ही थे। मैं सीधा नीचे आ गई थी और सब घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी शादी को तकरीबन 1 महीने का अरसा बीत चुका था और 1 महीने के दरमियान में मैंने अपने शौहर के बहुत से बदले हुए रवैयों को देखा था, जो मुझे बहुत ठेस पहुंचा रहे थे। लेकिन मैं खामोश ही रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मर्द ज़ात को गुस्सा आ जाए तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे शौहर तो वैसे भी गुस्से के मामले में हद से ज़्यादा पागल थे। आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत नासाज हो रही थी। मुझे चक्कर से आ रहे थे। बार बार मैं जगह जगह बैठती जा रही थी। जिस्म भी निढाल हो रहा था और 2 दफ़ा उल्टी भी कर चुकी थी। मुझे अपनी तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही थी। दिल में अजीब से गुमान आ रहे थे। पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। जो मैं सोच रही थी, अगर वो हकीकत थी तो मेरी ख्वाहिश जल्द पूरी होने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि रात को जब मेरे शौहर वापस आएंगे ऑफिस से तो उनके साथ ही डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज भी मेरे शौहर मेरे साथ अच्छा रवैया रखने वाले नहीं थे। मैंने कई बार अपने शौहर से ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर की थी कि मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ, कुछ दिन मुझे वहाँ रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि अगर तुम अपने माँ बाप के घर चली गई तो घर के काम कौन करेगा। मेरी अम्मी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो हम सब का ख्याल रख सकें। मैं अपने शौहर की बात सुनकर चुप हो गई थी। ये बात तो हकीकत थी कि मेरी सास सही नहीं रहती थी। इन्हें कोई ना कोई मर्ज़ लाहक रहता था। मगर आज सुबह से जो हालत मेरी हो रही थी, इस हालत में मैं कोई घर का काम नहीं कर पाई थी। मैं लाउंज में ही बैठी निढाल सी थी, जब अचानक मेरा देवर घर में दाखिल हुआ था और मुझे इतनी निढाल हालत में देख वो मेरे पास चला आया था और मेरे कंधे को झंझोड़ते हुए बोला था, क्या हो गया भाभी? सब खैरियत है? अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं? मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने ही मेरा बड़ा देवर वसीम खड़ा हुआ था, जिससे मुझे अजीब सी घुटन महसूस होती थी। मैं नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली थी, नहीं, तुम्हारे भाई आ जाएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। मैं इस इंसान से बिल्कुल भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी और ये बात हकीकत थी। मैं चाह कर भी अपना रवैया उसके साथ ठीक नहीं कर पा रही थी। बाज़ औक़ात मुझे डर भी लगता था कि अगर इसने अपने भाई से शिकायत कर दी तो बेवजह मेरे शौहर मुझ पर गुस्सा करेंगे। वैसे ही वो मुझसे हमेशा उखड़े उखड़े रहते थे। मेरी बात सुनकर वो यकदम बोला था, भाई को आने में आज काफ़ी देर हो जाएगी, इसीलिए मैं कहता हूँ आप मेरे साथ चलें। मुझे नहीं लग रहा कि आपको इस तरह छोड़ा जाए। मुसलसल आप उल्टियाँ कर रही हैं। उसने अम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया है। मैं एक पल के लिए हैरान रह गई थी कि मेरी सास ने उसको फ़ोन क्यों किया। अगर उन्हें फ़ोन करना ही था तो मेरे शौहर को कर देती, मगर मैं चुप रही थी।
भला उनके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं इस बात से नावाकिफ थी। वो मेरे कमरे में गया था और मेरे लिए चादर लेकर आया था। मैं हैरान रह गई थी कि ये मुझ पर इतनी कर्म नवाजियाँ क्यों कर रहा है। वो मेरी तरफ चादर बढ़ाते हुए बोला था, चलें भाभी, मैं आपको दवाई ला के देता हूँ, ताकि आप सुकून में आ जाएं। मैं खामोशी से अपने गिर्द चादर लपेट चुकी थी और उसके हमरा बाहर की तरफ बढ़ गई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे शौहर ने आकर मुझ पर गुस्सा न करना शुरू कर दें कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर बाहर कैसे गई। फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया था, कहीं मेरे शौहर आकर मुझ पर गुस्सा ना करें कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर बाहर कैसे गई। फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया था कि मैं किसी गैर के साथ बाहर तो नहीं जा रही थी, बल्कि उन्हीं के भाई के साथ जा रही थी। हम चंद पल की मुसाफत के बाद एक क्लिनिक पहुंच गए थे। वो मुझे लेडी डॉक्टर के पास लेकर आया था। लेडी डॉक्टर ने फौरन ही टेस्ट वगैरह करवाए मेरे, और हम दोनों वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगे थे। थोड़ी देर बाद ही वो लेडी डॉक्टर अंदर आ गई थी। उसके हाथ में रिपोर्ट्स थी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो मेरे देवर को देखते हुए बोली थी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बीवी माँ बनने वाली है। जबकि मैं यकदम झटका खाकर सीधी हुई थी। ये बात बहुत खुशी की थी, लेकिन जिस अंदाज में इस डॉक्टर ने बताई थी, वो मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैं जल्दी से बोली थी, मैं इनकी बीवी नहीं, बल्कि भाभी हूँ, ये मेरे देवर हैं। वो डॉक्टर फौरन ही माजरत करने लगी थी। मैंने नज़र घुमाकर अपने देवर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कान रक्स कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था, कितना बेगैरत इंसान था, मगर मैंने फिलहाल अपना सर झटक दिया था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजना शुरू किया है। मुझे डॉक्टर ने खूब हिदायतें की थी कि इनकी तबीयत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप में खून की बहुत कमी है, इसीलिए हर वक्त जूस और फ्रूट खाते रहना। अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा होगा। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से डर चुकी थी और खामोश हो गई थी। चंद एक हिदायत के बाद मैं और मेरा देवर घर की तरफ गामजन हो गए थे। लेकिन मैं मुसलसल इस बात के बारे में सोचती जा रही थी। गाड़ी में बैठते हुए मेरा देवर खुशी का इजहार करते हुए बोला था, माशाअल्लाह भाभी, आपने तो बहुत जल्दी खुशखबरी सुना दी है। अब हमारे घर में भी छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। उसका अंदाज थोड़ा अजीब था, मगर मैं खामोश ही रही थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए अचानक बोला था, बस अब आपने अपना ख्याल रखना है। भई, हमें बच्चा सेहतयाब, तंदुरुस्त चाहिए, आपकी तरह दुबला पतला नहीं। मैंने यकदम उसका हाथ झटक दिया था और खिड़की से बाहर देखने लगी थी। ये आदमी मेरी समझ से बाहर था। कितनी बार मैं इसको झिड़क चुकी थी, कितनी बार मैं उसको समझा चुकी थी कि मेरे जिस्म को हाथ ना लगाया करो, लेकिन उसको मेरी बात ही समझ नहीं आती थी। ना जाने कौन सा ढीठ इंसान था। एक मुख्तसर मुसाफत के बाद हम घर पहुंच गए थे। मैंने सीधा जाकर इस चीज़ की खुशखबरी अपनी सास को सुनाई थी। वो सुनकर तो वो फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने उसी वक्त मेरे सर से कई नोट वार दिए थे। एक मुर्गी भी मंगवाई थी, उसका भी सदका दिया गया था, और मुझे ख़ास ताकीद की थी कि तुमने अब अपना बहुत ख्याल रखना है। मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं चाहिए। जबकि मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ये बात बहुत ही खुशनसीबी वाली होती है जब लड़की को शादी के चंद दिन बाद ही माँ बनने की खुशखबरी मिल जाए। मेरे चेहरे पर से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अब अपने शौहर का इंतज़ार था कि वो आएं, मैं उनको ये खुशखबरी सुनाऊं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन्हें फ़ोन पर ही बता दूं, लेकिन मैंने इंतज़ार किया था, और कहते हैं ना, इंतज़ार का फल बहुत हसीन होता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शाम के साए ढलते ही मेरे शौहर ऑफिस से घर वापस आ गए थे। उनका मूड आज भी बहुत अजीब हो रहा था। मुझे इस इंसान की बिल्कुल समझ नहीं आती थी। शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो कभी खुश नज़र ही नहीं आते थे। मुझे याद था शादी वाले दिन भी उनका मुंह मुझसे बना हुआ था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे वो किसी और को पसंद करते हैं और ज़बरदस्ती मुझसे शादी करके नाखुश हैं। मैंने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी और उनके लिए पानी लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गई थी।
मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो आंखें बंद किए सोफे पर बैठे हुए थे। मैं फौरन ही उनके बराबर में जाकर बैठ गई थी और उन्हें अपनी तरफ मतवज्जो करते हुए बोली थी, कासिम, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। पहले पानी पी लें। मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने आंख खोली थी और मुझे एक निगाह देखकर पानी का गिलास थाम लिया था। पानी उन्होंने घटाघट अपने हलक में उंडेल लिया था और गिलास एक तरफ रखते हुए सवालिया लहजे में बोले थे, हाँ बोलो, क्या बात है। वो बहुत ही बेजार अंदाज में बोले थे। मैंने फिलहाल अपना सर झटक दिया था और उनकी तरफ देखते हुए बोली थी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे पता है, जब आपको ये बात मालूम होगी तो आपका ये बिगड़ा हुआ मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इठला कर बोली थी, जबकि उनकी निगाहें मेरे वजूद पर ही मरकूज थीं। मैं उन्हें देखते हुए मजीद बोली थी, मैं आज वसीम के साथ डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर का कहना है कि मैं और आप जल्द माँ बाप बनने वाले हैं। मैं हामिला हूँ। मैं खुशी से चहकते हुए बोली थी, मगर अचानक ही वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे और मुझे हैरत से देखने लगे थे। वो यकदम सर नफ़ी में हिलाते हुए बोले थे, नहीं, ये नहीं हो सकता। जबकि मैं भी खड़ी हो गई थी और उनकी तरफ देखते हुए परेशान लहजे में बोली थी, क्या हो गया है आपको? आप इस तरह से क्यों रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। ये कैसे नहीं हो सकता? मैं एक सेहतयाब औरत हूँ और आप एक मर्द हैं। हामिला होना तो अच्छी निशानी है। हम दोनों के दरमियान एक बच्चा आ जाएगा तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। मैं मजीद कुछ कहती इससे पहले ही मेरे शौहर घर से चले गए थे। मैं हैरान थी कि इन्हें क्या हो गया है और वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं, मगर मेरे पास इस क्यों का जवाब नहीं था। मुझे यकदम रोना आया था। मुझे अब गुस्सा आ रहा था कि मेरी किसी इंसान से शादी हो गई है। इन्हें तो बिल्कुल भी मेरा एहसास ही नहीं था। इंसान खुशी जाहिर करता है, मगर ये किस तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे थे। मैं वहीं बैठकर रोना शुरू कर चुकी थी। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि आपके लिए बेवजह का रोना ठीक नहीं है, लेकिन अपने शौहर की ये बेरुखी मेरा कत्ल कर रही थी। मैं काफ़ी देर तक जागकर अपने शौहर का इंतज़ार करती रही थी, लेकिन ना उन्होंने आना था और ना ही वो आए थे। हाँ, आधी रात के दरमियान उन्होंने एक बार फिर मुझे अपने करीब किया था और मुझसे माफ़ी मांगी थी, बल्कि कान में खुशी का इजहार भी किया था। मैं फौरन ही उठकर बैठ गई थी और उन्हें अंधेरे में तलाश करते हुए बोली, मुझे आपसे बात करनी है। आप सारा दिन मेरे साथ इतनी बदसलूकी करते हैं और आधी रात होते ही आपका रवैया बदल जाता है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? मैंने आपको कितना खुश होकर अपने दिल की बात बताई थी कि हम माँ बाप बनने वाले हैं, लेकिन आपने मेरे वजूद को किस तरह धुतकार दिया था। आपको एक बार भी रहम नहीं आया। मैं मजीद कुछ कहती इससे पहले ही मेरे शौहर ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया था और दीवाना वार मेरे चेहरे पर बोसे देते हुए मुझे खामोश करवा दिया था। मैं और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने शौहर के आगे बिल्कुल खामोश हो गई थी। लेकिन मेरी आंखों से तवातर से आंसू बह रहे थे। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब वो मेरे करीब आते थे तो मुझे उनका साथ हर हाल में देना ही पड़ता था, क्योंकि मैं उनकी बीवी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और हर रोज की तरह सुबह होते ही मेरे शौहर का दिमाग खराब हो गया था। वो अब मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि मुझसे बात भी नहीं करते थे। जब से उन्हें ये बात पता चली थी कि मैं हामिला हूँ, वो मुझसे बिल्कुल बदजन हो गए थे। मैं जब भी उनके करीब जाने की कोशिश करती थी तो बुरी तरह से मुझे झिड़क दिया करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? मेरी समझ से सब कुछ बालातर था। मुझे हामिला हुए 3 महीने का अरसा बीत गया था। आज इतवार का दिन था और वो भी घर पर ही मौजूद थे। आज मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे ये सवाल करके ही रहूंगी कि उन्हें क्या हासिल होता है मेरे साथ इस तरह बदसलूकी करके। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आपको बच्चा नहीं चाहिए क्या? आप इस बच्चे से खुश नहीं हैं? और अगर ऐसा था तो मैं फैसला ले लेना चाहती थी, क्योंकि अब मेरी बस हो चुकी थी। मैं कब तक समझौता करती? मेरे माँ-बाप ने मुझे इतने नाज से पाला था और इस आदमी ने चंद ही दिनों में मेरी ज़िंदगी को बदतर से बदतरीन कर दिया था। मैं कमरे में आई थी और उनके पास बैठ गई थी,
जबकि वो मेरे पास से उठकर चले जाना चाहते थे। मैंने उनका हाथ थाम लिया था और उनकी आंखों में देखते हुए बोली थी, आपको मेरी कसम है, यहीं बैठ जाएं और जो सवालात मैं आपसे पूछूंगी उसका सच सच जवाब दीजिएगा। मेरी बात सुनकर वो चंद पल के लिए ठहर से गए थे और मेरे बराबर में बेजार चेहरा बनाकर बैठ गए थे। मैं उन्हें देखते हुए बोली थी, आप मेरे साथ इस तरह क्यों करते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, फिर भी आप हमेशा मुझे धुतकार देते हैं, मेरी नफी करते हैं और आधी रात होते ही आपका अंदाज तब्दील हो जाता है। ये सब क्या माजरा है? क्या आपको औलाद की खुशी नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे आप किसी और को पसंद करते हैं और बस ज़बरदस्ती का रिश्ता मेरे साथ निभा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे आज आप क्लियर कर दें। मैं मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा था और जो बात उन्होंने कही थी वो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो मुझे देखते हुए अजीब से लहजे में बोले थे, तुम्हारे साथ मैं क्या दिल लगाऊं? तुमने जो ये कारनामा अंजाम दिया है वो मेरा नहीं है। मैं फटी फटी निगाहों से उनको देख रही थी। वो मजीद बोले थे, ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई वसीम का है। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, मेरे बच्चे की नहीं। तो मैं क्यों तुम जैसी औरत को कबूल करूं, जबकि मैं हैरत के समंदर में गोताजन हो गई थी। मैं फटी फटी निगाहों से अपने शौहर को देख रही थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो उठकर कमरे से जाने लगे थे, मगर मैंने उनका हाथ थाम लिया था और चिल्लाते हुए बोली थी कि ये बात कहने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? किस सबूत के साथ आप ये बात बोल रहे हैं? क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जो मेरी पाकीज़गी पर लगाया जा रहा था। जबकि मेरे शौहर दावे से बोल रहे थे कि ये बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि भाई वसीम का बच्चा है। अब तुम कितना ही इस बात की नफी करती रहो, ये बात हकीकत है। मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे, मैं कहीं की नहीं रही थी। वो ये बोलकर कमरे से चले गए थे, मगर मैं अब यहाँ नहीं रह सकती थी। मैं सीधा अपनी सास के पास गई थी और उनको उनके बेटे की हर कारस्तानी के बारे में बताया था कि वो मुझे क्या बोल रहा है। और जब मेरी सास ने ये बातें सुनी तो उन्होंने मुझे एक ऐसी हकीकत से रोशनास करवाया था जिसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना आप ख़त्म करने का दिल चाह रहा था। उनका कहना था कि उनका ये बेटा दिमागी तौर पर पागल है, इसको बेवजह के ख्यालात आते रहते हैं। यानी मेरा वसीम से घबराना, उसके साथ डॉक्टर के पास उस दिन जाना, उनको यही शो करवा रहा था कि मैं उनकी नहीं बल्कि उनके भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं अब ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी। मैं एक पागल के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकती थी। इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदतर बना दिया था। मैं सीधा अपने कमरे में आई थी और अपना सामान बांध कर अपनी माँ की तरफ चली गई थी। मैंने घर जाते ही अपने माँ बाप को अपने ऊपर बीती तमाम दास्तान सुनाई थी, जबकि मेरे माँ बाप हत्थे से ही उखड़ गए थे। उनका कहना था कि तुमने हमें ये बातें सब पहले क्यों नहीं बताई, जबकि मैं बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि मुझे हकीकत ही नहीं पता थी कि वो इंसान नॉर्मल है ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर पागल है और किसी पागल इंसान का भरोसा नहीं होता। इसीलिए मेरे माँ बाप ने मेरी इनसे अलहदगी करवा दी थी और अब मैं अपने बेटे के साथ अपने माँ बाप के साथ ही रह रही हूँ। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन घटिया इल्ज़ामात नहीं, और मैं मज़ीद ऐसे इंसान के साथ रहकर अपनी इज़्ज़त नफ्स को मज़ीद मजरूह नहीं करना चाहती थी।